हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारा फिटर एमसीक्यू चल रहा है बार के एग्जाम के लिए, इसकी जो हमारे पास क्लास है, ये है हमारे पास क्लास नंबर आज 13। ठीक है, 12 क्लास आपकी हो चुकी है, आज है हमारी क्लास नंबर 13। और आज हम लोग इसमें बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे पास महत्वपूर्ण एमसीक्यू होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। और जिन लोगों को इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है हमारा द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली चोट और क्षति से बचाव के लिए, है ना, क्या करना पड़ता है। थोड़ा सा आज हम लोग फास्ट चलेंगे, है ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आप लोग समझना और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। विल्ड क्षेत्र की तीव्रता जो है चमक के कारण होने वाली चोट क्षति से बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाई काले चश्मे, और क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा काले चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। बाकी यहाँ पे कमरे में अंधेरा नहीं, कमरे में अच्छा प्रकाश ये भी नहीं, चेहरा कपड़े से ढके नहीं, हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और हमें चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। काले चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। काले चश्मे और क्या करना चाहिए, वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ गए भाई, आ जाओ दूसरे नंबर पे। ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग होती है उसे किस नाम से जानते हैं भाई। जो ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग होती है ना, इसे हम लोग जानते हैं गैस वेल्डिंग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं गैस वेल्डिंग के नाम से। ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग जो होती है इसे हम लोग जानते हैं गैस वेल्डिंग के नाम से। बात समझ गए, किस नाम से, गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, बात समझे। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे। दिए गए चित्र में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है। ये जो यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है ये किस क्या दर्शाता है, तो ये आपके मार्क्स की तरफ जो है इंगित कर रहा है। यानी क्या क्या दर्शाता है, वेल्डिंग स्पार्क को रोकने के लिए मास्क, पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए मास्क, या चमड़े का एप्रन, या जहरीले धुएं और सांस के कारण जाने से रोकने के लिए श्वसन पैड। क्या होगा इस तीसरे नंबर का ऑप्शन, आप बता दो। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे क्या होगा, जहरीले धुएं और को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वसन यंत्र। क्या है, ठीक है, वेल्डिंग स्पार्क को रोकने के लिए कोई काम नहीं है क्योंकि वहां मास्क की क्या जरूरत है। जहरीले धुएं को सांस के साथ अंदर जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास्क का जो है प्रयोग करना पड़ता है। बात समझ गए, आगे आ जाओ। एसी डीसी में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेक्टिफायर। क्या नाम होता है मेरे दोस्त, इसका नाम होता है रेक्टिफायर। एसी और डीसी में कन्वर्ट करने वाले विद्युत उपकरण का जो नाम होता है वो हमारा होता है रेक्टिफायर। बात समझ गए, आ जाओ आगे। पांचवें नंबर पे आ जाओ। वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो वेल्डिंग करते समय हम लोग फ्लक्स लगाते हैं उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, इसका एक कारण बता दो। तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स जो है मूल धातु और वेल्ड डिपॉजिट के क्षरण का कारण बन सकता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसकी वजह से हम उसकी सतह से उसको साफ कर देते हैं, अलग हटा देते हैं। बात समझ गए आप, आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो आप क्या बताओगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वो हमारे पास होती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होती है, GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। बात समझ गए आप, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आगे आ जाओ। सातवें नंबर पे यहाँ पे आ जाओ भाई। वेल्ड किए जाने वाले मिश्र धातु की कार्य करने की सतह पर छोटी छोटी गोलिकाओं के आकार में वेल्ड धातु का अनचाहा निक्षेपण क्या कहलाता है। यानी छोटी छोटी जो है गोलियों के आकार में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं स्पैटर्स। क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं स्पैटर्स। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पैटर्स। स्पैटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए इस सतह पर आपने वेल्डिंग की है, तो यहाँ पे जो गोलियों के रूप में छोटे छोटे आपने देखा होगा ना, जब भी आपने वेल्डिंग करवाई होगी किसी लोहे पे, तो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, जैसे पानी की बूंद जैसे क्या हो जाते हैं उसमें, है ना, क्या होते हैं कि गोल गोल क्या दिखने लगते हैं, गोलियों के आकार में जो आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्पैटर्स।
आज जाहिर सी बात वो मतलब अगर उसको आप देखो तो होता क्या है कि जब आप वेल्डिंग करते हो ना, तो अगर उस मेटल में अगर नमी है तो जब आप हीट करते हो तो वो जो ऑक्सीजन होती है अंदर, नमी में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होती है कुछ ना कुछ पानी के साथ साथ, तो वो क्या होता है जब हीट करते हो तो ऑक्सीजन बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वही बाहर निकलते समय वो कुछ बुलबुले दे जाती है जिसे आप स्पैटर्स कहते हो। आ जाओ 8वें नंबर पे, आ जाओ मेरे भाई। 8वें नंबर पे क्या है, पूरक छड़ों का आकार किसके द्वारा लिया जाता है, पूरक छड़ों का आकार व्यास द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो फिलर मेटल यानी फिलर छड़ों का आकार किसके द्वारा लिया जाता है, वो लिया जाता है व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, व्यास के द्वारा लिया जाता है। बात समझ गए आप। आ जाओ 9वें नंबर पे, रिड्यूसिंग फीदर क्या होता है बता दो। रिड्यूसिंग फीदर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, या फिर दोनों न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में, या न्यूट्रल ज्वाला में, या कार्बोराइजिंग ज्वाला में। किसमें जो है रिड्यूसिंग फीदर होता है, आपको पता है कि ज्वाला के कुछ भाग होते हैं, भीतरी कोण, बाहरी कोण, आंतरिक कोण, है ना, इनमें आपको बताना है कि रिड्यूसिंग फीदर किसमें होता है। तो आप बताओगे कि ये जो रिड्यूसिंग फीदर होता है ये हमारा कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। रिड्यूसिंग फीदर जो होता है ये हमारा कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। किसमें होता है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। बात समझ गए। आ जाओ आप 10वें नंबर पे, उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। उदासीन ज्वाला जो होती है उसका जो है किसकी वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो हमारे पास उदासीन ज्वाला होगी बता दो। उदासीन ज्वाला जो होगी उसका प्रयोग किस वेल्डिंग के लिए किया जाएगा, आप सभी को बताना है। आप लोग आंसर देते चला करो मन में। तो उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग किसके लिए, इस्पात एवं ढलवा लोहे के लिए। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने पे आंसर दे सको, उसके बाद आप समझ सको आंसर हमने सही दिया या नहीं दिया। उदासीन ज्वाला का प्रयोग किस वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं, उदासीन ज्वाला का प्रयोग जो है इस्पात और ढलवा लोहे की वेल्डिंग के लिए करते हैं। इस्पात और ढलवा लोहे की वेल्डिंग के लिए करते हैं। 11वां नंबर आप बता दो कि भाई यहां से 11वें नंबर का आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग आपको पता है कि भाई काला होता है। और अगर बात करें हम लोग एसिटिलीन की, कि भाई एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो आप बताओगे मैरून होता है। कैसा होता है, मैरून, है ना, मैरून। कैसा होता है भाई, एसिटिलीन जो होगी वो आपके पास कैसा होगा, एसिटिलीन का होगा मैरून। ठीक है, मैरून, है ना, इसको आप सही से लिख लो, मैरून। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका होगा आपके पास मैरून। ठीक है, ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन का काला, एसिटिलीन का मैरून, यही ज्यादा आपसे पूछता है। ठीक है, बात समझ गए। अगर आप लिखना चाहो हाइड्रोजन का लिख सकते हो कि लाल होता है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कैसा होता है, हाइड्रोजन का होता है लाल। इतना आपके लिए बहुत है। बात समझ गए, हाइड्रोजन का कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दाब सिलेंडर से निकलने पर का प्रयोग करने से कम हो जाता है। सिलेंडर से जब निकलता है तो किसका प्रयोग करने से उसका दाब कम हो जाता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब सिलेंडर से निकलता है तो हम किसका यूज करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं। तो रेगुलेटर के यूज करने की वजह से उसका जो प्रयोग, जो दाब है वो क्या हो जाता है भाई, वो आपके पास कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वो जो है कम हो जाता है। बात आप समझ गए, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे आ जाओ 13वें नंबर पे, कार्बोराइजिंग ज्वाला में क्या होता है। कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 कोण होते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 कोण होते हैं, भीतरी, आंतरिक और बाहरी। कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 कोण होते हैं, भीतरी, आंतरिक और बाहरी। बात समझ गए, कार्बोराइजिंग ज्वाला में क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। बात आपको समझ में आ गई। कार्बोराइजिंग ज्वाला में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, ठीक है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 कोण होते हैं। बात समझ गए, भीतरी, बाहरी और मध्य वाला। ठीक है, आ जाओ आगे। कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग करते हैं। कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए हम लोग किस ज्वाला का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या कार्बोराइजिंग या न्यूट्रल या फिर रिड्यूसिंग, किस ज्वाला का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। किस ज्वाला का प्रयोग करेंगे भाई, ये आपको बताना है। तो आप आंसर कर लो खुद पे कि भाई किस ज्वाला का प्रयोग करेंगे। तो आप बताओगे, आपके मन में आया होगा कि हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। 15वें नंबर पे, किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता। कौन सी ऐसी धातु है जिसके लिए हमें गालक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है। किस धातु की वेल्डिंग के लिए हम लोग गालक का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ। तो आपके मन में आया होगा कि भाई हम लोग कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के लिए
गालक का प्रयोग नहीं करते हैं। कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के लिए हम लोग गालक का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ गए? आगे आ जाओ। 16वें नंबर पे एक वेल्डिंग परिणाम मित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है। एक वेल्डिंग जो है, ठीक है, परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है। क्या बदलने के लिए किया जाता है? तो आप बताओगे कि भाई जो वेल्डिंग परिमाणित्र का प्रयोग जो है प्रत्यावर्ती यानी जो मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में बदलने के लिए। बोलो बात क्या सही है? प्रत्यावर्ती जो हमारे पास एसी मेन सप्लाई होगी, क्या होगी? जो हमारे पास एसी मेन सप्लाई होगी उसे एसी वेल्डिंग टू सप्लाई में बदलने के लिए, एसी है ना, प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में बदलने के लिए वेल्डिंग परिमाणित्र का प्रयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग के लिए हमें क्या है, जो हम मशीन यूज करते हैं उसका किस लिए, कि मेन धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में बदलने के लिए किया जाता है। बात समझ गए? ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा। ज्वाला का उच्चतम तापमान बताओ, टार्च की टिप पर, बाहरी आवरण में, या बाह्य एवं आंतरिक आवरण में, या फिर कहाँ पे होगा? बता दो। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होगा। ठीक है, बोलो कहाँ पे होगा? आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारा होगा ये आंतरिक आवरण में होगा। कहाँ पे होगा मेरे दोस्त? ये जो होगा आपका ये होगा आंतरिक आवरण में। कहाँ पे होगा? आंतरिक आवरण में होगा। बात समझ गए? जैसे आपके पास कुछ ज्वाला होती है ना, ऐसे आपके पास कुछ ज्वाला निकलती है, ये होता है भीतरी, फिर ये होता है कुछ मध्य वाला, और ये होता है आपके पास बाहरी कोण, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, ठीक है, आंतरिक आवरण में, टिप के पास, यानी जो नोजल होगा उसके टिप के पास। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का तापमान बता दो, 3200, 2100, 2800 या 1200। आपको पता होगा अच्छे से कि ऑक्सी एसिटिलीन में वेल्डिंग के लिए जो तापमान होता है वो होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है मेरे दोस्तों? वो होता है आपके पास 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ गए? 19वां नंबर, जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज बताओ। आर्क की जो है लंबाई बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? आप अगर क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वैसा ही बना रहेगा या बढ़ता या घटता रहेगा? बोलो कब वो कम ज्यादा होगी? ठीक है, तो जब लंबाई बढ़ेगी यानी कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको जब आप बढ़ाओगे, यानी जब ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आर्क की जो ज्वाला की जो लंबाई होगी ना वो भी बढ़ जाएगी। बात समझ गए? 20वां नंबर, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क। बोलो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क बता दो जल्दी से। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क बताओ भाई, बता दो क्या होगा? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली जो आर्क होती है वो लो वोल्टेज लेकिन हाई करंट डिस्चार्ज वाली होती है। क्या होती है? लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज वाली होती है। क्या होती है? लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज वाली होती है। वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है। कम वेल्डिंग करंट या कम वेल्डिंग वोल्टेज, अधिक वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट, या कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट। क्या होगा यहाँ पे आंसर? ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आप बोलोगे कि कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 22 नंबर पे, एक ज्वाइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? बता दो, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एड ज्वाइंट। बोलो, जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं यानी एक ही सतह पे होते हैं, क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट अच्छे से कि वो होगा हमारा बट ज्वाइंट, जिसमें मेंबर एक ही प्लेन में होते हैं यानी कि एक ही सीध में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे जो जोड़ लगाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? बट जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वो कहलाता है आपका बट जोड़। ठीक है, बात आप समझ गए, एक ही प्लेन में। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। 23 नंबर, वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, बता दो। फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या ओवरलैप, बता दो किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, ये आपको बताना है। तो आप भाई लोग जल्दी से सोच लो कि किस पोजीशन में आसानी होती है। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे फ्लैट पोजीशन में आसानी होती है, और फ्लैट पोजीशन में दो विधियां होती हैं, एक होती है लेफ्ट, ठीक है,
क्या होती है, एक होती है आपके पास लेफ्ट वर्ड और एक होती है राइट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, एक होती है आपके पास लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन के लिए, क्या होती है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, एक होती है राइट वर्ड वेल्डिंग, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या होती है, एक होती है आपके पास लेफ्ट वर्ड, है ना, ये आप समझ लेना, एक होती है आपके पास लेफ्ट वर्ड, एक होती है राइट वर्ड। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर पे, पेनिट्रेशन की कमी के कारण क्या होता है, अधिक करंट, कम करंट, आर्क की लंबाई कम या बहुत कम वेल्डिंग स्पीड। पेनिट्रेशन की कमी से क्या होता है तो आप बताओगे। ठीक है, पेनिट्रेशन की कमी से आर्क की कम लंबाई होती है, पेनिट्रेशन की कमी से क्या होता है, आर्क की जो है वो कम लंबाई होती है, पेनिट्रेशन की कमी से क्या होता है, आर्क की कम लंबाई होती है। बात समझ गए, आ जाओ। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती है, इनकी विशेष विशिष्टियां क्या है। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती हैं, इनकी कुछ विशिष्टियां, इनकी विशेष विशिष्टियां क्या होती हैं, बताओ, बोलो। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट्स में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती है, इसका क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं, इनकी यही विशेष विशिष्टि होती है। बात समझ गए, आ जाओ आगे। 26 नंबर पे आप आ जाओ। वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है, वेल्ड की संलयन की गहराई को आप क्या बोलोगे, ये बता दो कि वेल्ड की संलयन की गहराई को आप क्या बोलोगे। तो वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो वेल्ड की संलयन की गहराई को पेनिट्रेशन यानी कि व्यापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी वेल्डिंग होगी। बात समझ गए, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। आ जाओ आगे। 27 नंबर, निम्नलिखित में को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन, आर्क वेल्डन या लेजन वेल्डन या टीआईजी वेल्डन, क्या है जो हमारा क्या है उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है। उच्च निर्वात कोष्ठ में क्या किया जाता है बता दो, बोलो। आप बोलोगे कि भाई उच्च निर्वात कोष्ठ में जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्त, वो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, है ना। कुछ चीजें देखो हिंदी पे आसान होती हैं और हिंदी पे क्या होती है टफ होती है। इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आसान लगता है ना। तो उच्च निर्वात में क्या होता है, उच्च निर्वात में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है। बात समझ गए, आ जाओ। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है। कौन सा ज्वाला जो संयोग है बताओ, ऑक्सी एलपीजी या ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी या ऑक्सी एसिटिलीन, बताओ क्या होता है। तो आप बताओगे मेरे दोस्त कि जो ऑक्सी एसिटिलीन होगा ना, क्या होगा भाई, जो आपके पास ऑक्सी एसिटिलीन होगा ना वो ज्यादा ज्वाला देता है। ऑक्सी एसिटिलीन क्या करता है, ज्यादा ज्वाला देता है। 29 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में पश्च ज्वाला से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद करना चाहिए, बोलो। अगर जो है पश्च ज्वाला से बचना है तो किस गैस को पहले बंद करेंगे, ये आप बता दो। किस गैस को पहले बंद करेंगे, तो आप बोलोगे कि एसिटिलीन गैस को पहले बंद करेंगे पश्च ज्वाला से बचने के लिए। किसे बंद करेंगे, एसिटिलीन गैस को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, पहले बंद करेंगे। किसको, एसिटिलीन गैस को हम पहले बंद करेंगे। बात समझ गए, ठीक है, आ जाओ। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन में धातु कर्तन द्वारा किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन में धातु कर्तन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उच्च दाब ऑक्सीजन या फिर हाई प्रेशर एसिटिलीन या फिर हाई प्रेशर हाई नाइट्रोजन या हाई प्रेशर आर्गन, किसके द्वारा किया जाता है। तो आप बोलोगे उच्च दाब ऑक्सीजन के द्वारा, हाई प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा, यानी आप बोलोगे कि भाई ए नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा कि धातु की कटिंग जो होगी वो उच्च दाब ऑक्सीजन से करेंगे। 31 नंबर आ जाओ। गैस वेल्डन में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस मिश्रण, गैस वेल्डन में प्रयुक्त किए जाने वाले क्या होगा, गैस वेल्डन में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस मिश्रण है, बताओ क्या है, बोलो। गैस वेल्डन में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस मिश्रण क्या है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन सबसे प्रचलित है तो आप बता दोगे ऑक्सी एसिटिलीन। क्या बता दोगे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है। आ जाओ 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है, आर्क वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं, बता दो जल्दी से।
आप बता दो जल्दी से कि भाई जो हमारे पास पूरक धातु की जरूरत कहाँ नहीं है, जहां पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग में हमें कोई भी जरूरत नहीं है पूरक धातु की। आप अपनी पूरक धातु क्या करो, ले रहो, यहाँ पे हमें पूरक धातु की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ गए। 33 नंबर, गैस वेल्डन नोजल से बने होते हैं। गैस वेल्डन जो होते हैं, गैस वेल्डन नोजल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, जो उनका नोजल होता है, पॉइंट की जो टिप आगे नोजल होता है, वो किस धातु के बने होते हैं, ये बताना है आपको जल्दी से। किससे बने होते हैं बता दो। बोलो बोलो बोलो। आप क्या बोलोगे कि भाई जो बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं तांबा के। किसके बने होते हैं, तांबा के, यानी कि कॉपर के बने होते हैं। किस चीज के, तांबा के, यानी कि कॉपर के बने होते हैं। आ जाओ आगे। 34 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डन में साधारणतया किस प्रकार की ज्वाला प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डन में साधारणतया ऑक्सी कारक ज्वाला या उदासीन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या न्यूट्रल फ्लेम या फिर कार्बोराइजिंग फ्लेम, कौन सी फ्लेम यूज करते हैं। तो आप बताओगे कि भाई हम लोग ज्यादातर न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हम ज्यादातर जो है वो तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। किसका, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए, आ जाओ। नरम इस्पात खंडों में स्थायी संधियों को द्वारा प्राप्त किया जाता है। नरम इस्पात खंडों में स्थायी संधियों को द्वारा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे मेरे दोस्त कि हम किसके द्वारा प्रयोग करेंगे, किसके द्वारा नरम संधियों को प्राप्त करेंगे। बोलो बोलो बोलो। संधियों को प्राप्त करने के लिए आप वेल्डिंग यानी कि वेल्डन के द्वारा प्राप्त करोगे। संधि का कार्य वेल्डन के द्वारा यानी वेल्डिंग के द्वारा आप करोगे। आ जाओ 36 नंबर पे मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सी एक स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया क्या आपकी वेल्डिंग होती है ना। स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी वेल्डिंग होती है। बोलो बात समझ गए क्या। स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है वेल्डिंग। आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या होगा। बोलो बोलो। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के बीच बनाया जाता है। बोलो, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के बीच बनाया जाता है इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल। क्या है, इलेक्ट्रोड एंड आपके पास क्या होगा, बेस मटेरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल, इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल। आगे आ जाओ कि भाई यहाँ पे क्या है, टिग वेल्डिंग में परीक्षण यानी सील्डिंग कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे। टिग वेल्डिंग में सील्डिंग कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलोगे टिग वेल्डिंग में सील्डिंग कार्य के लिए हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करेंगे। किसका भाई, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। किसका प्रयोग करेंगे, आर्गन। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, आर्गन। आर्गन या फिर किसका, हीलियम। आर्गन या फिर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आर्गन या फिर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। बोलो, संलयन, आबंधन, बॉन्डिंग, या फिर बीड, या फिर पेनिट्रेशन। आपको समझ में आना चाहिए कि बॉन्डिंग का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। किसका, बॉन्डिंग का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। किसका, बॉन्डिंग का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। चलो आ जाओ। वेल्डन सिरा तैयारी का प्रकार। बोलो, वेल्डन सिरा, जब आप वेल्डिंग करते हो दो प्लेटों को तो उनके लिए कुछ सिरों की तैयारी करते हो, उनके किनारों की तैयारी करते हो, तो कौन सा तरीका होता है। आप स्क्वायर एज यानी स्क्वायर एज भी करते हो, आप डबल यू भी बनाते हो, डबल वी भी बनाते हो, यानी कि ये सभी होती हैं। क्या होती हैं, सभी होती हैं। डबल यू का मतलब जब आप ऐसे धातु को जोड़ते हो ना, तो कुछ इस तरीके का आप वहां पे किनारों की तैयारी करते हो जोड़ने के लिए। वी के लिए कुछ नहीं, आप सिंपल सा डबल वी का प्रयोग करते हो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यू और वी में। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यू और वी में। बात समझ गए कि नहीं। आ जाओ आगे 41 नंबर पे आ जाओ। टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्यतया प्रयुक्त गैस। टीआईजी वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग के लिए सामान्यतया कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो बताओगे, टिग का पूरा नाम तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है आर्गन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर्गन का। और टीआईजी का मतलब कि जो आपके पास टीआईजी होती है, इसका मतलब होता है टंगस्टन। ठीक है,
इनर्ट गैस वेल्डिंग। TIG का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें हम लोग आर्गन का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर, मृदु यानी सोल्डर में कितना प्रतिशत टिन होता है? मृदु सोल्डर में कितना परसेंट जो है टिन होता है? तो आप बताओगे कि मृदु सोल्डर में 63% टिन और 37% लेड होता है। कितना? 63% जो है आपके पास टिन होता है और क्या है 37% जो है ये हमारे पास लेड होता है। 37% क्या होता है? लेड होता है। बात समझ के आ जाओ। 43 नंबर पे आ जाओ। आर्क जो है नेत्र है, वेल्डिंग के दौरान उत्सर्जित विकिरण के कारण नेत्र में तीक्ष्णतम ज्वाला यानी दर्द क्या है? आर्क क्या है बता दो जल्दी से। आर्क, आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। आर्क नेत्र है, जल्दी से बता दो। ठीक है, ये जो है ना वेल्डिंग के दौरान, ए नंबर जो है ना आपका यही सही होगा। क्या होगा? ए नंबर, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान उत्सर्जित विकिरणों के कारण नेत्रों में तीक्ष्ण जलन और दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त धारा का प्रकार क्या होता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट धारा? प्रत्यावर्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं, बोलो क्या होगा? या आन दिष्ट धारा, या बोलो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बोलो प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रत्यावर्ती भी यूज होती है और दिष्ट भी यूज होती है, यानी कि इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रत्यावर्ती या फिर दिष्ट धारा ये दोनों होती है। बात समझ गया? आ जाओ आगे। 45 नंबर पे आ जाओ। लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग बताओ। लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग क्या है? लेजर वेल्डिंग का, ठीक है, लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग, लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग क्या होता है बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में। बात समझ गए? क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में। आर्क वेल्डिंग में वयन का संदर्भ से है। आर्क वेल्डिंग में वयन का संदर्भ किससे है? ठीक है, आर्क वेल्डिंग में वयन का संदर्भ जो है वेल्डिंग की दिशा में समकोण पर इलेक्ट्रोडों का पार्श्व से पार्श्व की ओर चाल, इससे संबंध है। क्या? इससे जो है आर्क वेल्डिंग का वयन का संबंध है। बात समझ गए? आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन जो है वेल्ड अवकीर्ण है, बताओ। वेल्ड अवकीर्ण है ये बताना है आपको। वेल्ड अवकीर्ण है क्या होगा? तो बोलोगे वेल्ड अवकीर्ण जो है ये एक वेल्डिंग त्रुटि है। क्या है? ये एक जो है ये आपके पास एक वेल्डिंग त्रुटि है। वेल्ड अवकीर्ण जो है ये आपके पास एक वेल्डिंग त्रुटि है। बात समझ रहे हो? क्या ये आपके पास एक वेल्डिंग त्रुटि है? ठीक है। 48 नंबर, अधोरदन या संघानचय में के कारण होती वेल्डिंग त्रुटि क्या है? अधोरदन या संघानचय में के कारण, है ना, अंडरकट्स एंड वेल्ड डिफेक्ट्स में के कारण होती वेल्डन त्रुटि को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे अतिशय वेल्डिंग धारा, यानी कि एक्सक्लूसिव वेल्डिंग करंट। क्या बोलोगे? अतिशय वेल्डिंग धारा। ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव वेल्डिंग करंट। ठीक है, बात आप समझ गए। 48 के बाद आ जाओ आगे 49 नंबर पे, धातुमल का घनत्व। धातुमल का घनत्व बता दो। धातुमल का आपको घनत्व बताना है। धातुमल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? वो जो है गलित धातु से कम होता है। क्या होता है? गलित धातु से कम होता है। बात समझ गए। 50 नंबर पे आ जाओ आप। ठीक है मेरे भाई, 49 क्वेश्चन है क्या? एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन और ऐड कर लो। 50वां क्वेश्चन एक आप और ऐड कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास 50 भी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उष्मा H को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उष्मा H को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आप इसका डायरेक्ट मेरे दोस्त आंसर ही लिख लो, है ना। ऑप्शन अब कौन लिखेगा?
आप इसका डायरेक्ट क्या करो, आंसर ही लिख लो, है ना। ऑप्शन आप क्या लिखोगे बार बार, तो आप क्या है, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न जो H होगा इसको किसके द्वारा व्यक्त किएंगे, इसको हम लोग I स्क्वायर आर टी के द्वारा व्यक्त करेंगे। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, क्या होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास 50 क्वेश्चन मेरे दोस्त। तो जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन जरूरी लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं भाई, वो क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो, ठीक है। वही एक हमें क्या होती है भाई, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे होगे अभी थोड़ा सा नया भी चैनल है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं आगे के नेक्स्ट क्लास पर।